स्टूडेंट्स, आज आप अपनी हिंदी विषय की सहायक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के चारों पाठों की मुख्य बातें और सारांश एक ही जगह पाएंगे। स्टूडेंट्स, वितान पाठ्यपुस्तक के चारों पाठों को समझने के लिए पाठों को एक बार पढ़ना अति आवश्यक है। यह वीडियो आपको केवल पाठ के बारे में मुख्य बातें और सारांश को समझने में सहयोग देगा। वैचारिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और पाठ को समझने के लिए पाठ का पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के पहले पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। इस पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ है सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इस पाठ की मूल संवेदना है पीढ़ी अंतराल या जनरेशन गैप। स्टूडेंट्स, यशोधर बाबू और उनके पुत्रों में एक पीढ़ी का अंतराल है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और उनके बच्चों के विचार पूरी तरह से नए हैं, जो कि आपस में कहीं भी तालमेल नहीं रखते और उनका अपने बच्चों और पत्नी से बात बात पर विवाद होते रहता है। बच्चों की जो भी बात उन्हें अनुचित लगती है उसे वे समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। अन्य बातों के लिए भी यशोधर बाबू इस जुमले का प्रयोग करते हैं। कहानी में यशोधर बाबू के आदर्श हैं किसनदा कृष्णानंद पांडे। स्टूडेंट्स, हम सभी में से ज़्यादातर के जीवन में कोई ना कोई आदर्श व्यक्तित्व होता है जिसका हम अनुकरण करते हैं। वह व्यक्ति हमारे घर के सदस्य, पड़ोसी, रिश्तेदार, शिक्षक या कोई महापुरुष कोई भी हो सकता है। इस कहानी के नायक यशोधर बाबू अर्थात वाई.डी. पंत के आदर्श पुरुष हैं किसनदा। यशोधर बाबू किसनदा का ही अनुकरण करते हैं। एक तरह से कहें तो वे उनके भक्त हैं। किसनदा ने यशोधर बाबू की नौकरी लगने में सहायता की और उन्हें अपने घर पर रखा। यशोधर बाबू किसनदा की ज़्यादातर सभी बातों का अनुसरण करते हैं। यशोधर बाबू एक जुमले या तकिया कलाम का बार बार प्रयोग करते हैं। कोई वाक्य जब बार बार बोला जाए तो उसे जुमला या तकिया कलाम कहते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर, जब उन्हें कुछ अनुचित लगता है तब वह यह कहते हैं, जैसे स्कूटर की सवारी पर, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग की पार्टी मांगने पर, पत्नी के आधुनिक कपड़े पहनने पर, केक काटने की विदेशी परंपरा का अनुपालन करने पर। स्टूडेंट्स, इस पाठ में यह दिखाया गया है कि यशोधर बाबू और उनकी पत्नी थे तो एक ही समय के, किंतु पत्नी समय के साथ बदल जाती है और इसका मुख्य कारण है कि माँ बच्चों के ज़्यादा करीब होती है और उनका प्रभाव माँ पर भी पड़ता है। इस तरह सिल्वर वेडिंग एक मध्यवर्गीय पुरुष यशोधर बाबू की कहानी है जो उनके व्यक्तित्व के कई पहलू से हमें परिचित कराती है और उनके मन के द्वंद्व को प्रस्तुत करती है, जो सामान्यतः मध्यम वर्गीय मानसिकता और रहन सहन को भी दर्शाता है। स्टूडेंट्स, वितान पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ है जूझ, जो कि आनंद यादव जी द्वारा लिखित है। स्टूडेंट्स, जूझ का अर्थ है संघर्ष। संघर्ष कहानी के नायक में संघर्ष की प्रवृत्ति है। लेखक अर्थात नायक का पिता उनकी पढ़ाई के विरुद्ध है और वह पाठशाला जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे खेतों में काम करवाना है। किंतु लेखक यहाँ परिस्थितियों से संघर्ष करता है और माँ तथा गांव के सम्माननीय व्यक्ति दत्ताजी राव से सहायता लेता है और पिता की शर्तों को मानकर कि वह पाठशाला जाने से पहले और पाठशाला से आने के बाद खेत पर काम किया करेगा, पढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के लिए हर कठिन शर्त मानता है। पाठशाला में भी वह नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। लेखक के इस संघर्ष में समय समय पर उसकी माँ, दत्ताजी राव यानी देसाई सरकार, मराठी व गणित के अध्यापक सहयोग करते हैं। इस पाठ की मुख्य बातें कुछ इस प्रकार हैं। मराठी भाषा के अध्यापक ना व सौंदलगेकर का लेखक पर प्रभाव। श्री सौंदलगेकर मराठी के अध्यापक थे। उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत ही निराला था। वे पढ़ाते समय स्वयं में रम जाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया लय, ताल और रसिकता उनके पास थी। नई पुरानी मराठी कविताओं के साथ ही उन्हें अंग्रेजी की भी कई कविताएं कंठस्थ थीं। वे स्वयं भी कविता लिखते थे और वो कविताएं हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाते थे। उनसे प्रभावित होकर लेखक भी तुकबंदी करने लगे। अध्यापक लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते, उसमें सुधार करते तथा उन्हें कविता की लय, छंद व अलंकार के बारे में बताते थे। इस तरह धीरे धीरे लेखक की कविता लेखन में रुचि बढ़ती गई। पहले लेखक को अकेलापन बहुत बुरा लगता था। वह अकेला नहीं रहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया तो अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में बदलाव आया।
पहले जब लेखक आनंदा को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था, तब खेत पर अकेलापन उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनके मन में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ करता था। लेकिन जब उनका लगाव कविता के प्रति हुआ तो उसकी धारणा एकदम बदल गई। उन्हें अकेलापन अच्छा लगने लगा। इस अकेलेपन में वे कविताएं रचने लगे। खेतों में काम करते करते, भैंसों को चराते चराते वे कविता लिखते और उसे अभिनय के साथ जोर जोर से गाते और फिर मराठी भाषा के अध्यापक को दिखाते ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके। इस तरह परिस्थितियों से संघर्ष कर वे एक उच्च कोटि के लेखक बनने में सफल हुए। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उनसे संघर्ष करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वितान पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ है अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। लेखक ओम थानवी जी द्वारा रचित यह पाठ हमें दुनिया के दो पुराने सुनियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सिलसिलेवार परिचय करवाता है। पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। हर निर्माण बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया गया था। अन्न भंडारण एवं जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी, किंतु दिखावा या भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। यह एक लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लेखक के मतानुसार दूसरे स्थानों पर खुदाई करने से राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल तथा धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियां और पिरामिड मिलते हैं, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान ना तो राज प्रासाद ही मिले और ना ही मंदिर। यहाँ जो नरेश की मूर्ति मिली है, उनके मुकुट का आकार भी बहुत छोटा है। इन लोगों की नावों का आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। यह ऐसी सभ्यता थी जो छोटी होते हुए भी महान थी। यह सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांडे, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ आदि सभी सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करती हैं। खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिली हैं या फिर जो भी निर्माण शैली के तत्व मिले, उनसे यह पता चलता है कि यह व्यक्तिगत न होकर सामूहिक थी। अतः यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य समाज पोषित था तथा यह ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में नदी, कुएं, स्नानागार व बेजोड़ जल निकासी की व्यवस्था के अनुसार लेखक इसे जल संस्कृति की भी संज्ञा देते हैं। इसके कई और भी कारण हैं, जैसे यह नदी के किनारे बसी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो के निकट सिंधु नदी बहती है। यहाँ पीने के पानी के लगभग 700 कुएं मिले हैं। यहाँ बहुत सारे स्नानागार हैं तथा जल निकासी के लिए नालियाँ व नाले पक्की ईंटों से बने हैं और ढके हुए हैं। भले ही सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, किंतु जो कुछ खुदाई से मिला है वह किसी साक्ष्य से कम नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त खंडहर यह एहसास कराते हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले यहाँ बस्ती थी। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से निकली वस्तुओं की पंजीकृत संख्या 50,000 है। अहम चीज़ें तो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में रखी हैं। खुदाई में मिलने वाली चीज़ों में गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, मापतौल के पत्थर, तांबे का शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटों वाली चक्की, मिट्टी के कंगन, मनके वाले हार आदि प्रमुख हैं। यहाँ खुदाई में औजार तो मिले हैं, परंतु हथियार नहीं, जो प्रदर्शित करते हैं कि सिंधु सभ्यता स्वयं अनुशासित सभ्यता थी। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं था। स्टूडेंट्स, वितान पाठ्यपुस्तक का अंतिम और चौथा पाठ है डायरी के पन्ने, जिसकी लेखिका है एन फ्रैंक। डायरी के पन्ने एक यहूदी किशोरी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिखा गया एक जीवंत दस्तावेज है, जो एन फ्रैंक ने अज्ञातवास में अपनी निर्जीव गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखी है। यह 60 लाख यहूदियों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। यह डायरी नाजियों या यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का खुला दस्तावेज है। यह डायरी एक साधारण सी लड़की ने किसी ऐतिहासिक उद्देश्य से नहीं लिखी थी। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदना, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, किशोर मन के सपने, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, अकेलेपन की पीड़ा आदि का वर्णन है। इस डायरी में कल्पना का अंश नाम मात्र का ही हो सकता है।
अब हम इस डायरी लेखन के कारण पर चलते हैं। तो हमें लगता है कि अकेलापन ही एन फ्रैंक की डायरी लेखन का कारण बना। यद्यपि वह अपने परिवार और वान दंपति के साथ अज्ञातवास में 2 वर्षों तक रही, लेकिन इस दौरान किसी ने उसकी किशोर मन की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए उसने अपने मन की भावनाओं को अपनी एक निर्जीव गुड़िया किट्टी से व्यक्त किया और डायरी लिखने लगी। एन ने जब यह डायरी लिखी, वह बहुत ही कठिन दौर था। उस कठिन दौर में यहूदियों का जीवन बहुत कष्टकारी था। उस भयानक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज यह डायरी है, साथ ही एन फ्रैंक के अकेलेपन का चित्रण भी है। इस डायरी में एन के महिलाओं के बारे में विचारों को बेबाकीपूर्ण ढंग से लिखा गया है। एन का मानना है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू में शारीरिक बल, आर्थिक आज़ादी आदि के आधार पर शासन किया। वे अपनी मर्जी से हर कार्य करते रहे और औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते रहे, और अब तक औरतें अपनी बेवकूफ़ी के कारण यह अन्याय सहती रहीं। किंतु अब स्थिति बदल गई है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों को जागरूक किया है। समाज में संवेदनशील पुरुषों व औरतों ने इस अन्याय को गलत माना है। एन चाहती है कि औरतों को भी पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाए, क्योंकि औरत ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पीड़ा सहती है। एन चाहती है कि औरतों को बच्चे जन्मने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है, पर वह उन मूल्यों व व्यक्तियों की निंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है और उसे उम्मीद है कि आगामी सदी में औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान व हक मिलेगा। स्टूडेंट्स, एन फ्रैंक व उसका परिवार तानाशाह हिटलर की नस्लवादी नीति का शिकार हुआ था। तानाशाह हिटलर जर्मनी का शासक था। उन्हें 2 वर्ष तक गुप्त आवास में छिपे रहना पड़ा। एन ने गुप्त आवास में जो 2 वर्ष बिताए, वे दोनों वर्ष विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण थे। हिटलर की नीतियों ने उसके जीवन को तहस नहस कर दिया, उनका विकास अवरुद्ध कर दिया। इसलिए उसने अपनी डायरी में युद्ध व राजनीति से जुड़ी बातें बताते हुए निजी जीवन के कष्टदायक क्षणों को भी व्यक्त किया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस वीडियो में आपने वितान पाठ्यपुस्तक के चारों पाठों की मुख्य बातें और सारांश को समझा। किंतु परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु और अपनी वैचारिक क्षमता बढ़ाने हेतु आप इन पाठों को कम से कम एक बार अवश्य पढ़ें।